फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में सीएटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हम लोगों ने सीएटी के टाइप्स के बारे में देखा था, देयर आर टू टाइप्स, वन इज प्रोग्राम एनालिसिस एंड द अनदर वन इज डाटा एनालिसिस। प्रोग्राम एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि द ऑडिटर नीड्स टू हैव टेक्निकल नॉलेज and skills related to the specific architecture and environment of the audited IT system। तो जो हमारा प्रोग्राम एनालिसिस है उसके लिए एक तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, दूसरा स्किल चाहिए जो कि ऑडिटेज आईटी सिस्टम का जो भी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है, एनवायरनमेंट है, जो भी वहाँ का आईटी सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके बारे में हमें ये चीज़ टेक्निकल नॉलेज या स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा इसमें है कि एक तो हमारे पास जो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो स्टाफ होंगे, लिमिटेड स्टाफ होंगे जो कि आईटी ऑडिट में उनके पास एक तरह से ट्रेंड हो, ये थोड़े से अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इस उद्देश्य से मतलब कि इस आधार पर ये फिजिबल नहीं है फॉर द साई मीन्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट प्रोग्राम एनालिसिस। मतलब हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि प्रोग्राम एनालिसिस के लिए हमें हायर एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। उन्हें वेल एक्सपर्ट, वेल नॉन अबाउट द सिस्टम्स होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से प्रोग्राम को एनालिसिस करते हैं। दूसरा इसमें ऑन द अदर हैंड यदि हम डाटा एनालिसिस के बारे में देखें तो इसमें जनरली जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को इग्नोर किया जाता है, प्रोग्राम से मैटर नहीं होता है, बल्कि जो डाटा जनरेटेड होता है उस प्रोग्राम के द्वारा उस पर फोकस किया जाता है और डाटा वैलिडेटिंग का काम किया जाता है। डाटा को इवेल्युएट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट क्राइटेरिया लगा करके जो भी डाटा सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया गया उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो प्रोग्राम एनालिसिस में जहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को जो सिस्टम है उसमें क्या प्रोग्रामिंग है, क्या कोडिंग है, उसका एनालाइज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड डाटा एनालिसिस में हमें सिर्फ डाटा को एनालाइज करना पड़ता है जो सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है, हमें उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। प्रोग्राम एनालिसिस इज फॉर कंप्लायंस ऑडिट, जबकि डाटा एनालिसिस है आपका परफॉर्मेंस हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, कंप्लायंस ऑडिट हो, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम एनालिसिस इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई रिडंडेंट कोड और कोड यूज्ड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेज। तो जैसे कि कोडिंग में कुछ इस तरीके की गड़बड़ियाँ हैं कि उसको यदि फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो ये आइडेंटिफाई करना ये प्रोग्राम एनालिसिस का पार्ट है। दिस इज डन बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम टू सी इफ एनी अनऑथराइज्ड चेंजेस हैव बीन मेड टू द सॉफ्टवेयर। तो जहाँ कहीं ऐसा हमें लगता है उस केस में हमें प्रोग्राम एनालिसिस को कैरी करना होता है। एक इसमें यूजर लॉग एनालिसिस है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जितने भी ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टम्स वो एक लॉग मेंटेन करते हैं, लॉग ऑफ यूजर, कितने लोगों ने उस पर एंट्री किया, क्या क्या एक्टिविटी की, तो एक लॉग मेंटेन किया जाता है सिस्टम के द्वारा। ठीक है, उसमें कब उसने लॉग ऑन किया, लॉग ऑफ किया, ये सारा रिकॉर्ड होता है और ये एज ए टेक्स्ट फाइल होता है। ये एक टेक्स्ट फाइल के रूप में या फिर जो हमारा डाटाबेस है एज पार्ट ऑफ द डाटाबेस ये फाइल अवेलेबल होता है। और इस लॉग के एनालिसिस से, ठीक है, विल इनेबल द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई अनऑथराइज्ड एंट्री ऑफ यूजर्स। अब चूंकि लॉग फाइल है या तो वो डाटाबेस के रूप में है, पार्ट ऑफ डाटाबेस सेव है, या फिर वो एज अ टेक्स्ट फाइल सेव है, तो उसको हम चेक करके, हम कहने का मतलब कि ऑडिटर उस लॉग फाइल का एनालिसिस करके वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसमें एंट्री किया है कि नहीं, या कोई फेल्ड जो अटैम्प्ट्स यदि अनऑथराइज्ड है तो हो सकता है अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स भी होंगे, तो इन सब चीज़ों को वो एनालाइज कर सकते हैं और एक तरह से इसके आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्या लूप होल्स है। तो ये यूजर लॉग एनालिसिस के जरिए वो चीज़ किया जा सकता है। डाटा एनालिसिस में हम आगे देखते हैं कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ CATs, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है। और शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CAT क्या है। एक्चुअली ये
टूल्स होता है जिसके मदद से हम ऑडिट को कंडक्ट करते हैं। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म है डाटा एनालिसिस, और ए नंबर ऑफ टूल्स एंड ऑडिट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर दिस पर्पस। तो डाटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बहुत ऐसे ऑडिट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल है मार्केट में जिसके ज़रिए हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस टूल्स आर जनरली सुटेबल फॉर पीसी एंड कैन बी यूज्ड फॉर मैनी टाइप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये जो टूल्स जो भी अवेलेबल हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने ऊपर पढ़ा भी, परफॉर्मेंस ऑडिट हो, फाइनेंशियल ऑडिट हो, कंप्लायंस ऑडिट हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, इन सब ऑडिट में डाटा एनालिसिस पर्पस के लिए ये सारा चीज़ जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास डाटा एनालिसिस टूल्स है फॉर द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस, तो देयर आर सो मैनी फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, कुछ जनरल फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शंस आप ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स जानेंगे। जैसे कुछ फंक्शंस हैं: एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, टोटलिंग, फाइल कंपैरिजन, स्ट्रेटिफिकेशन, सैम्पलिंग, डुप्लीकेट चेक्स, गैप डिटेक्शन, एजिंग, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, डाटा माइनिंग, कैलकुलेशंस, वर्चुअल फील्ड्स, सॉर्टिंग, समराइजिंग, कास्टिंग, रिकम्प्यूटिंग और रिक्रिएशन ऑफ ऑडिट ट्रायल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि डाटा एनालिसिस टूल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग डाटा एनालिसिस। तो इनमें से कुछ नाम से ही क्लियर है कि इसका क्या मतलब है, हम उसे एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। इसमें क्या है कि ऑडिटर जो है डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फुलफिल कर रहे हो या वायोलेट कर रहे हो सर्टेन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और केसेज विच आर एक्सेप्शन फ्रॉम द गिवन डाटा। मतलब हम एक तरीके से कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि हमें इस तरीके के डाटा चाहिए, या कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो इस क्राइटेरिया को फिल करे। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके के पैरामीटर्स लगाए कि हमें इस क्राइटेरिया वाले डाटा को छोड़ के अदर टाइप के डाटा चाहिए। तो वो या तो कुछ जो सर्टेन क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हो ऐसे डाटा, या जो उनको वायोलेट कर रहे हो ऐसे डाटा, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर फर्दर डिटेल्ड स्टडी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा एक्सट्रैक्ट करना हमारा काम होता है, दैट इज़ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग हो गया कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से डाटा हमें मिले, या फिर जो उस क्राइटेरिया को वायोलेट कर रहा हो ऐसे डाटा लेने के बाद हम उसे फर्दर डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे कि एक इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे समझना चाहें तो वांट टू आइडेंटिफाई, यदि कोई ऑडिटर है ये आइडेंटिफाई करना चाहे कि ऑल केसेज ऑफ परचेज एबव ₹1,00,000 और ऑल एम्प्लॉयज हु हैव बीन रिक्रूटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पर डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उसके बाद फर्दर डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। These and similar exceptions can be extracted easily by auditors using data analysis software. दूसरा है टोटलिंग। टोटलिंग में होता है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कंप्लीटनेस ऑफ द डाटा को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ये भी कहा सकता है दिस इज आल्सो डन टू रिकॉन्साइल द गिवन अकाउंट। तो हमें इंडिविजुअल का क्या फिगर आ रहा है और टोटल क्या है, तो यदि वो दोनों मैच कर रहा है तो एक तरह से डाटा हमारा रिकॉन्साइल है। तो इस तरीके से ये हमें पता चल जाता है कि डाटा हमारा जो है, डाटा की कंप्लीटनेस वो पता चलता है। फाइल कंपैरिजन में क्या है कि हम एक तरह से ये चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फाइल को या जो भी डाटा है हमारे पास। तो चेक द डाटा चेंजेज, ठीक है, फ्रॉम 1 मंथ टू अनदर और फ्रॉम 1 पीरियड टू अनदर, कि पिछले मंथ में डाटा क्या था और इस मंथ में डाटा क्या, उसमें क्या चेंजेज है, या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का डाटा क्या था और इस पीरियड का डाटा क्या, उसमें डाटा में क्या चेंजेज है। ठीक है, तो ये फाइल कंपैरिजन किया जाता है टू आइडेंटिफाई द चेंजेज। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर मंथ में या कोई पर्टिकुलर पीरियड में क्या चेंजेज आए हैं। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है कि ये प्रोवाइड करता है ऑडिटर को विथ अ फुल रेंज ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, डाटा के फुल रेंज ऑफ वैल्यूज़ एक तरह से प्रोवाइड करता है विद इन द फाइल, ताकि वो डाटा एनालिसिस को कर सके इन डेप्थ।
and also group the data for sampling the transaction in a systematic and an intelligent manner. तो इसमें क्या है कि ये स्ट्रेटिफिकेशन में कि फुल रेंज ऑफ डाटा प्रोवाइड करता है कि हमारे पास किस रेंज से किस रेंज तक का डाटा है, ताकि हम फर्दर एनालिसिस के लिए उसको कंसीडर करें, इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, और उस आधार पे हम डाटा को एक तरह से ग्रुप कर सके। ठीक है, सैम्पलिंग पर्पस से हम उसको ग्रुप कर सके। तो जब हम लोग सैम्पलिंग में जाएंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग है, द ऑडिटर कैन पिक आउट सैम्पल्स विच रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन इन अ साइंटिफिक मैनर। तो सैम्पलिंग ये होगा कि हमारे पास जो भी इंटायर डाटा है, मीन्स जो भी पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, उसमें से हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से क्या सैंपल ले रहे हैं ताकि हम एनालिसिस कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो भी बहुत सारे ऐसे जो भी टूल्स अवेलेबल है उसमें ये मतलब कि फीचर, सैम्पलिंग फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो जो हमारे पास इंटायर डाटा है उसमें से हम सैंपल को पिक करना in a scientific manner by using any of the sampling methods provided within the audit software। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड्स हैं, तो उनमें से जो सूटेबल होगा उस हिसाब से एंटायर डाटा में से सैंपल को कलेक्ट करना जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो ये सैम्पलिंग हो गया। एक है डुप्लीकेट चेक्स, नाम से ही क्लियर है कि डुप्लीकेट चेक्स क्या करेगा। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डुप्लीकेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि इसके जरिए जैसे कि कोई इन्वॉइसेज है, डुप्लीकेट इन्वॉइस है कि नहीं, है ना, कोई डुप्लीकेट यूजर, पेमेंट्स, आइटम, ईटीसी, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सकता है डुप्लीकेट चेक से। This could help in not only evaluating input controls in the system but also detecting fraudulent transactions। तो एक तरह से इसके जरिए हम इनपुट कंट्रोल को भी इवेल्युएट कर पाते हैं कि हमारे इनपुट लेवल पे कोई चूक हुई है कि नहीं, वहाँ पे कुछ वीकनेस है कि नहीं कंट्रोल में, तो हम ये इवेल्युएट कर पाएंगे। और यदि डुप्लीकेट चेक से ये पता चलता है कि कंट्रोल हमारा इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। दूसरा कि कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ हमें इससे पता चल जाएगा कि हमने कोई इनपुट कंट्रोल है नहीं, स्ट्रॉन्ग इनपुट कंट्रोल, और हमने डुप्लीकेट एक ही इनवॉइस नंबर से दो इनवॉइस जनरेट हो रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉड। तो इन सब चीज़ों पे भी एक तरह से इवैल्यूएशन किया जा सकता है यूजिंग डुप्लीकेट चेक। एक है गैप डिटेक्शन, इससे भी क्लियर है नाम से ही। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इनेबल करते हैं ऑडिटर को टू आइडेंटिफाई द गैप्स। जो हमारा सीक्वेंस है या जो एक सीरीज है उसमें क्या गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए गैप डिटेक्शन को यूज किया जाता है। जैसे कि इनवॉइस नंबर्स है, तो एक सीक्वेंस होगा, एक सीरीज होगा इनवॉइस नंबर का, उसमें कोई नंबर मिसिंग है, तो ये पता करने के लिए हम गैप डिटेक्शन को यूज करेंगे। या डेट्स है या परचेज ऑर्डर है, ठीक है, इन सब में कोई गैप्स है तो वो पता कर पाएगा गैप डिटेक्शन की मदद से। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एजिंग। एजिंग में क्या है कि एक तरह से एज पता चलता है, कोई भी ट्रांजैक्शन का एज क्या हो गया। ठीक है, तो ऑडिटर कैन ग्रुप ट्रांजैक्शंस बाय देयर एज, कि ट्रांजैक्शन के एज के हिसाब से उसको ग्रुप किया जा सकता है। ठीक है, ये देखने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रोसीजर है आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। कहने का मतलब कि कोई जो इनिशिएट हुआ कोई प्रोसेस, कोई ट्रांजैक्शन, तो उसके फिनिश तक में कितना टाइम लगा। तो एक इससे ये हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग है वो प्रॉपरली है कि नहीं। पता चल रहा है कि कोई काम, कोई ट्रांजैक्शन जल्दी निपट जा रहा है जबकि कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ। तो ये रीज़न पता करने के लिए कहाँ इशू है, तो हमें एक तरह से एज पता होना चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन कितना लंबा वो रह रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझना चाहेंगे कि इट इज़ ईजी टू सी द टाइम टेकन फ्रॉम इशूइंग ए परचेज ऑर्डर। ठीक है, जैसे एक परचेज ऑर्डर आया और रिसीट ऑफ गुड्स एंड द रिलीज ऑफ पेमेंट फॉर द सेम, हमने कोई परचेज या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई परचेज ऑर्डर लगाया, अब उसे कितने टाइम के बाद वो गुड्स रिसीव हो रहा है, कितने टाइम के बाद वो पेमेंट कर रहा है, तो ये जो पूरा टाइम है उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो ये एज हो गया। तो ये हम एजिंग टूल की मदद से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके ज़रिए हम डेब्टर्स और क्रेडिटर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब यदि हमने कोई परचेज किया और हमने पेमेंट कर दिया, कोई डिले नहीं, मतलब हमारे पास कोई भी क्रेडिटर नहीं हुआ इस केस में। और यदि हम मतलब कि हमने किसी को सेल किया है और उसने हमें पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे भी कोई डेब्टर नहीं है। लेकिन यदि पेमेंट बाद में हो रहा है तो क्रेडिटर और डेब्टर का भी हमें एक तरह से पता चल जाता है इस टूल्स के मदद से। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि एजिंग टूल्स की मदद से क्रेडिटर और डेब्टर्स को एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स को कैरी आउट किए जाते हैं, जिसमें कि ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, प्रोपोर्शनल एनालिसिस है, बेंचमार्किंग एंड मॉडलिंग टेक्निक्स। ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस सेट्स ऑफ डाटा। तो एक तरह से एक सेट ऑफ डाटा और दूसरे सेट ऑफ डाटा को कंपेयर करने के लिए हम एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करते हैं। इसमें रेशियो एनालिसिस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस है, तो वो सारा परफॉर्म करने के लिए हमें एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मतलब कि हम लोगों ने देखा डेटा एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो ऑलमोस्ट डेटा माइनिंग भी उसी सेंस में है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, चूँकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, तो उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना या माइन करना, ये हमारा डाटा माइनिंग का काम होता है। ठीक है, which provides enormous amount of data. ठीक है, here the auditor can dig deep into the data and spot the trends and patterns over a period of time, which would help in identifying unusual transactions for detailed study. तो इसमें क्या है डाटा माइनिंग में कि जो हमारे पास तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसके अंदर में जाना और एक तरह से ट्रेंड को फॉलो करना, एक पैटर्न को फॉलो करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है। ठीक है, उसके आधार पर हम जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं फॉर फर्दर डिटेल्ड स्टडी के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसमें कि डेटा माइनिंग जो है वो वेरी यूजफुल है परफॉर्मेंस और फोरेंसिक ऑडिट के लिए। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि परफॉर्मेंस और फोरेंसिक ऑडिट के लिए जो डेटा माइनिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें एक जो उसका पैटर्न होता है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक ट्रेंड होता है, तो उसका एनालिसिस करके हम एक तरह से अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन मतलब कि डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल होंगे इसमें, तो ये असर्टेन करने के लिए एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला, ठीक है, कैलकुलेशन टूल्स को यूज किया जाता है। आल्सो द इनपुट डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड टू वैलिडेट द कंट्रोल्स एंड कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ सच रिप्रोसेसिंग विद द डाटा प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटी फ्रॉम द सिस्टम। तो इसमें यह है कि जो इनपुट डाटा है उसको रीप्रोसेस्ड करके, ठीक है, वैलिडेट किया जाता है कंट्रोल को और कंपेयर किया जाता है रिजल्ट ऑफ सच रिप्रोसेसिंग विद द डाटा प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटी फ्रॉम द सिस्टम। मतलब कि जो डाटा हमारे ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन से या ऑडिटी के सिस्टम से हमें मिला है वो, और हम खुद कुछ डाटा फेड करके जो हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम एक तरह से कंपेयर भी कर सकते हैं, एक तरह से कंट्रोल को भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग कंट्रोल सही है कि नहीं। तो कैलकुलेशन एक तरह से फार्मूला के इवैल्यूएशन के लिए कि वेदर सही फार्मूला इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया, जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। एक है हमारा वर्चुअल फील्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि ऑडिटी के डाटा में एक एडिशनल फील्ड क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वर्चुअल फील्ड को यूज किया जाता है। और इस एडिशनल फील्ड को हम इसलिए यूज करते हैं कि कुछ जो डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हम क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं कि हमें इस तरीके का डाटा चाहिए, और जो डाटा एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम उस फील्ड में रखें। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए हम एक वर्चुअल फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और टू क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स बाय यूजिंग द ऑडिटीज डाटा। तो मतलब कि कुछ हमें एक तरह से कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ जो हमें आउटपुट चाहिए, तो हमने एक फ़ील्ड बना लिया कि जो भी आउटपुट होगा हम इस फ़ील्ड में रखेंगे। तो एक तरह से वर्चुअल फ़ील्ड हम क्रिएट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें जो हमने डाटा एनालिसिस टूल्स के बारे में ऑलमोस्ट हमने देखा, इसमें एक दो पॉइंट और हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ CAT। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो CAT के यूज को डिटरमाइन करेंगे, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके होने से हम CAT को यूज करेंगे। तो इसमें है कि डज द यूज ऑफ CAT प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू टू द ऑडिट। ठीक है, एक तो हमारे पास मैनुअल प्रोसीजर है, मैनुअल तरीके से ऑडिट कर सकते हैं। तो हम CAT को यूज करेंगे तो क्या फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे। तो एक तो ये कि जो यूज ऑफ CAT है, क्या वो ऑडिट में एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि ऑडिट को इन्हेंस करेंगे या कुछ हमें उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर द टेस्ट गोइंग टू बी रिपीटेड इन अदर फ्यूचर ऑडिट, या जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो फ्यूचर ऑडिट में वो रिपीट होना है कि नहीं, या जैसे कि हमने एक बार ये चीज़ कर लिया क्या फिर से वो चीज़ रिपीट होना है कि नहीं। तो इससे हमें CAT में क्या होगा कि चूँकि ये एक तरह से ऑडिट टेक्निक्स है, डिफरेंट टूल्स के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए हम ये चीज़ कैरीड आउट करते हैं। तो हमने एक बार कोई एक्शन कर लिया, हम फिर क्राइटेरिया चेंज करके वो दोबारा कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ देखना कि क्या इस चीज़ को फिर से रिपीट करना है कि नहीं। जो टेस्ट हमने कंडक्ट किया है तो उसके आधार पे भी कार्ड को डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ CAT को यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, फॉर द सेम ऑडिटी या अदर ऑडिटी, ठीक है, हुज नेचर ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशंस आर सिमिलर। ऐसा नहीं कि हमने एक टेक्निक या इस टूल्स को यूज किया यहाँ, फिर हम अगले जगह गए तो हमें इसका ज़रूरत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बेस पर भी कि हाँ हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हमें फर्दर इस टेक्निक को हम आगे भी यूज करते रहेंगे। तो इन सब ये सब भी एक तरह से डिटरमाइन करते हैं। इज़ द एरिया अंडर रिव्यू अ हाई रिस्क और हाई प्रायोरिटी एरिया। ठीक है, जो हमारा फोकस एरिया है, ठीक है, जिसको कि रिव्यू किया जाना है, क्या वो हाई रिस्क या हाई प्रायोरिटी एरिया है। इज इट अ बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम। ठीक है, आर द ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड ऑनलाइन एंड और रियल टाइम। ठीक है, तो जो मतलब कि वो किया जा रहा है क्या वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो हमें CAT को यूज करना चाहिए। और विल द यूज ऑफ अदर ऑडिटी टेक्निक्स, ठीक है, इंटेल हायर कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा टाइम। यदि कोई अदर ऑडिट टेक्निक्स हैं जिसमें कि एक तरह से हायर कॉस्ट और एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है तो हम CAT को प्रेफर करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये डिटरमाइन करते हैं CAT को यूज को। तो इसमें क्या क्या है आप मोटे तौर पे याद रखना पड़ेगा कि क्या ये जो आप CAT यूज करेंगे वो ऑडिट में एडिशनल वैल्यू इन, मतलब कि एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं। जो टेस्ट हम कर रहे हैं क्या वो हम फर्दर रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या करना है कि नहीं करना है। जो रिव्यू है, मतलब कि जो ऑडिट किया जाना है क्या वो हाई रिस्क और हाई प्रायोरिटी बेस्ड है कि नहीं है, या जो एरिया है वो हाई रिस्क और हाई प्रायोरिटी एरिया है कि नहीं। जो हमारा सिस्टम है वो बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम है, और जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है ऑनलाइन या रियल टाइम में हो रहा है। और दूसरा कि अदर टेक्निक्स है वो हायर कॉस्ट और एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। तो उसके तुलना में यदि ये बेनिफिटेड है तो हमें CAT को प्रेफर करना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं CAT को यूज को। ठीक है, इसमें ये पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी लास्ट में दो पॉइंट आया है कि जो हमारे पास प्रोग्राम एनालिसिस और डाटा एनालिसिस के बारे में है कि यदि जब हमारा एप्लीकेशन इज मिशन क्रिटिकल एंड वेयर डाटा एनालिसिस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। जब हमारा जो ऑडिट है उसमें एप्लीकेशन का ऑडिट ज़रूरी है और जो डाटा एनालिसिस है वो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस केस में प्रोग्राम एनालिसिस को कैरिड आउट किया जाना चाहिए। ठीक है, टू प्रोवाइड एश्योरेंस एंड एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। दूसरा है कि डाटा एनालिसिस, ठीक है, तो जब हम एक डाटा पे ये टेस्ट कर रहे हैं दूसरे डाटा पे भी वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस में क्या है कि इसको यूज किया जाना चाहिए जब ऑडिटर को ये ज़रूरत हो टू रिपीट द टेस्ट फॉर फ्यूचर ऑडिट। एक ही टेस्ट हम कई बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है,
तो और डेटा एनालिसिस टूल्स जो है वो यूजफुल फॉर ऑनलाइन एंड रियल टाइम ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम एंड अदर हाई रिस्क सिस्टम में। तो जब यदि एप्लीकेशन का ऑडिट करना क्रिटिकल हो, जब डेटा एनालिसिस पे रिलाई करना पॉसिबल ना हो, तो उस केस में प्रोग्राम एनालिसिस करना चाहिए। अदरवाइज डाटा एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, वो वन टाइम मेजर होता है, लेकिन डाटा एनालिसिस हम बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ हमने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम डाटा एनालिसिस टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। हमने डाटा एनालिसिस टूल्स के जरिए कुछ फंक्शंस के बारे में आज स्टडी किया कि क्या क्या फंक्शंस मेन फंक्शंस है जो कैरीड आउट किए जा सकते हैं। अब हम कुछ डेटा एनालिसिस टूल्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कुछ कमेंट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए जय हिंद।